हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरई कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई के लिए कॉमन पेपर जो जीएस 40 मार्क्स का पूछा जाता है। 1 to 5 को छोड़ दें तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में 40 नंबर का कॉमन पेपर पूछा जाता है और 1 to 5 में ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग आज इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक कोई न कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं और कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है भारत के राजधानी दिया गया है। ठीक है, जो भोपाल है मध्य प्रदेश का, आइजोल मिजोरम का और रांची झारखंड का। ठीक है, तो हम लोग मैप के सहारा से देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसका राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है, झारखंड का राजधानी भी कर्क रेखा के दक्षिण में है, लेकिन मिजोरम का राजधानी जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आइजोल, क्योंकि मिजोरम का राजधानी क्या है, आइजोल है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। पहला ऑप्शन है कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940। तो गाइज आप लोग जानते होंगे कि यह जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, तो 1917 से हमारा एक हुआ था, उससे पहले एक अधिवेशन हुआ था 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। उस अधिवेशन में एक थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण को दास्ता बताए थे और महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट किए थे कि वो हमारे समस्या को समझें। तो यह घटना जो हुआ था दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अतः इस ऑप्शन में 1916 नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। आप लोग जानते हैं कि होम रूल लीग जो है 2 लोग प्रारंभ किए थे। ठीक है, उसमें एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरा थे एनी बेसेंट। तो मद्रास पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किए थे और मद्रास में एनी बेसेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन लगाएंगे एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। देखिए आप देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन है लगभग टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह 2.0 में पूछा है। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, यह नहीं पूछ रहा है कि इसका यूज सबसे पहले कौन किए। यह नारा जो दिए थे हसरत मोहानी दिए थे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा था, लेकिन 1929 को जब भगत सिंह जो है असेंबली में बम फेंक रहे थे उसी समय इसको आवाज़ को बुलंद किए थे। तो अगर इस नारा को कौन बुलंद किए थे तो हो जाएगा भगत सिंह, लेकिन किसने दिया है तो हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सेवक समाज, तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, यह जो है किनके द्वारा स्थापित संस्था है। ठीक है, तो भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित है। तत्वबोधनी सभा यह जो है इनके द्वारा है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 21 के बीच में जो है उनका कार्यकाल रहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला हत्याकांड, और यह 1916 से 21 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की? गाइस देखेंगे यह क्वेश्चन जो है बहुत, इसका हत्या किए थे मदन लाल ढींगरा, लेकिन मदन लाल ढींगरा ने एक इतिहास रचा था। इसकी हत्या करने के बाद उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि यह जो है मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन लगाने का सम्मान पाकर गर्व है। ठीक है, यह बात है 1 जुलाई 1909 को, जब कर्जन वायली अपने पत्नी के साथ मीटिंग से निकल रहे थे, एट होम समारोह से निकल रहे थे। जिससे एट होम समारोह से जब निकल रहे थे तो मदन लाल ढींगरा ने उन्हें 5 गोली चलाई, उसके बाद उनका मौत हो गया। हालांकि मदन लाल ढींगरा को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार 17 अगस्त 1909 को पेंट विले जेल में मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर होगा पटाभी सितार मैया। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी जी उनके कार्य प्रणाली से खुश नहीं थे और 1939 में जब अध्यक्ष चुनने का समय आया तब गांधी जी ने पटाभी सितार मैया को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन अंततः सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से पटाभी सितार मैया को हराकर चुनाव जीत गए और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। हालांकि इनकी बीमारी के कारण इन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया और शेष कार्यकाल के लिए इनके जगह पे 1939 के अधिवेशन को राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया। अगला क्वेश्चन, डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ होगा सदाबहार। ठीक है, डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहते हैं सुंदरवन। हम लोग देखेंगे कि डेल्टा क्या है। डेल्टा क्या है, आप देख सकते हैं कि जो नदी का बहाव होता है उसमें कुछ अवसाद जमा हो जाता है। ठीक है, तो अवसाद जब जमा हो जाता है तो उसका कुछ आकार बन जाता है, आकार बन जाता है इस टाइप का। मैथ में इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो जब डेल्टा का आकार बन जाता है और यहाँ पे बहुत सारा सुंदर वन जो क्या बोलते हैं सुंदर वन रहता है, इसी आकृति को हम लोग बोलते हैं सुंदर वन, जो डेल्टा के सदाबहार वन होते हैं। डेल्टा भी वहाँ हो, सदाबहार वन हो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वन। ठीक है, ये डेल्टा सदाबहार वन और विशाल खारे दलदल से भरे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुंदर वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है हमारे भारत के लगभग दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो है हमारे भूमध्य रेखा के लगभग 28 डिग्री के भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा भारत का क्या है विस्तार, यह 23.5 डिग्री। ठीक है, इसका जो है विस्तार भारत के लगभग दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है, इसमें उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। तो यह जो कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश जो है आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए भागलपुर को इंडिया का सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर को इंडिया का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल,
उसके बाद समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल और तब होता है बहिर्मंडल। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्षोभमंडल, उसके बाद समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का घटक कौन कौन सा है, लेकिन जब प्रमुख घटक पूछा है तो हम लोग दे सकते हैं मीथेन। हालांकि हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, लेकिन प्रमुख घटक पूछ रहा है तो हम लोग मीथेन देंगे। ठीक है, यह जो है बायोगैस है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी टीचर में काफ़ी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा जा रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन अब बहुत कम पूछा जा रहा है, सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय क्यों लगता है। हम लोग जानते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है वायुमंडलीय तापमान जो है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होता है कि हमारा पानी जो है जल्दी खौल जाता है। तो पानी जल्दी खौल जाएगा तो खाना पकने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा। तो इसका ऑप्शन है कि ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, नहीं, कम तापक्रम पर ही उबल जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। इसका राइट आंसर यही होगा कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाएगा। देख सकते हैं कि जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो 100 डिग्री के बदले 92 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा पानी उबल जाता है। ठीक है, इसमें जो है अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो खाना पकाने के लिए हमको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि वहाँ कम तापमान पे पानी उबल जाता है तो खाना जो है अध पका रह जाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखेंगे कि ऊंचाई पर हमारा जो पानी है वह 92 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, यह जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, यह प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या? ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, IR, V बराबर IR। ठीक है, इसमें क्या होता है कि V बराबर IR जो ओम का नियम होता है, इसमें पूछ देता है कि V का समानुपाती क्या है, तो I है। ठीक है, I बराबर पूछ देता है तो क्या हो जाएगा, I बराबर पूछेगा तो यह R जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो R बराबर V बटा I या I बराबर V बटा R भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सत्यापन को ध्यान रखने वाली बात है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गलत, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, ये सही है, ऑप्शन बी सही। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। ओम के नियम में एक बैटरी है, स्विच है, ठीक है, और यह रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो एमीटर को लगाया गया है किस में, श्रेणी क्रम में, मतलब डायरेक्ट लगाया गया। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर है, इसको पैरेलल में लगाया गया, मतलब समानांतर क्रम में लगाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लोहा है Fe और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, Fe प्लस HCl करते हैं तो FeCl2 प्लस H2, मतलब फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो फेरस क्लोराइड को हम लोग आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा के बुरादे में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। यहाँ पे आप इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है बिहार का 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला। हम देख सकते हैं कि एक रोड बना हुआ है, भारत नेपाल सीमा सड़क, या भारत और नेपाल के बीच का सीमा सड़क एक बनाया गया है। इस सड़क जो है हमारे बिहार के 7 जिला से होकर गुजरता है, जिसमें फर्स्ट है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हम लोग मैप में देखते हैं, मैप में देखिए, पश्चिमी चंपारण, एक मिनट, हाँ मैप में देखिए, पश्चिमी चंपारण 1 हो गया, पूर्वी चंपारण 2 हो गया, सीतामढ़ी 3 हो गया, मधुबनी 4 हो गया, सुपौल 5 हो गया, अररिया 6 हो गया, और उसके बाद किशनगंज 7 हो गया। ठीक है, तो जो है नेपाल के बॉर्डर से हमारे बिहार का 7 जिला सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है मधुबनी, तो मधुबनी करता है। ठीक है, किशनगंज भी करता है, और पूर्णिया नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। यहाँ पे हम लोग अगर बेरिंग जलडमरू मध्य को देखते हैं तो यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और अगर देश को पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बेरिंग जल संधि स्थित है, यह रूस और अलास्का को अलग करती है। ठीक है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और रूस और अलास्का को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अत्यधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो देखिए, इसको भार को धकेलने के लिए आदमी को चाहिए पी मतलब प्रेशर, दाब। ठीक है, दाब कब लगेगा? तो P बराबर हम लोग पढ़े हैं कि होता है F/A। P बराबर होता है F/A। ठीक है, F/A। अब देखिए, यहाँ F/A होता है, तो सोचने वाली बात है कि जब A कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और A ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, और जब P जो है यहाँ पे प्रेशर जो है यह फोर्स के क्या होगा? समानुपाती होगा, लेकिन इसका एरिया के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि A फॉर एरिया मतलब देख लीजिए, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, P मतलब दाब, F बराबर बल। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जब A कम लगेगा तब F ज़्यादा होगा, और F चूँकि समानुपाती होता है दाब का, तो F ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा लगेगा। तो जब बैठने की स्थिति में, जब बैठेंगे तो ज़्यादा एरिया हम लोग लेंगे, खड़े होने की स्थिति में जब खड़ा होंगे तो हम लोग एरिया कम लेंगे। तो एरिया जब हम लोग कम लेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे दाब भी ज़्यादा लगेगा, और दाब ज़्यादा लगेगा तो हम लोग ज़्यादा धकेल सकते हैं। इसलिए खड़े होने की स्थिति में देख सकते हैं P बराबर F/A होता है, जहाँ P फोर्स दाब है, प्रेशर, F फोर्स और A एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में किस लिए लाया जाता है? तो सबसे पहला बात जान लीजिए कि डायोड का यूज क्यों होता है। देख लीजिए, डायोड जो है यह क्या करता है कि AC को DC में बदलता है। ठीक है, AC को DC में कौन बदलता है? डायोड। इसको बोलते हैं रेक्टिफायर हम लोग। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है कि AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। इसी में डायोड का प्रयोग होता है। देख सकते हैं यहाँ ये डायोड है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो है प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं AC, अल्टरनेटिव करेंट, और दिष्ट धारा को बोलते हैं DC। तो AC से DC में बदलता है, और दिष्टकारी है, दिष्टकारी को हम लोग ही बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टिफायर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन।
बाकी हम करेंट अफेयर और मैथ का भी क्वेश्चन लाएंगे। आज फर्स्ट सेट है। गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं लाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल यूजफुल होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कॉमन पेपर 40 मार्क्स का है यह बहुत यूजफुल है। बहुत लोगों को बहुत अभ्यर्थी ऐसा हैं जिनका सब्जेक्ट में तो स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन कॉमन पेपर की वजह से उनका क्वालिफाई नहीं हो पाए। इसलिए कॉमन पेपर पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इसलिए कहा जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।